भागती दौड़ती जिंदगी, भागते दौड़ते हम, एक पल भी रुक कर कभी क्या दिल के बारे में सोचते हैं हम? अगर हम सोचते हैं तो आपको बधाई, और अगर नहीं तो बहुत ज़रूरी है कि हम हार्ट डिजीज़ के प्रति और अवेयर हों। आज हेलो डॉक्टर में हम इसी विषय पे फोकस कर रहे हैं। इस विषय पर बातचीत के लिए मॉर्निंग शो में स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर संदीप बंसल का। नमस्कार। आप मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, एक्स हेड डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, सफदरजंग अस्पताल से। एंड वी हैव विद अस डॉक्टर तरुण कुमार। नमस्कार, आपका भी स्वागत है। सीनियर डायरेक्टर कार्डियोलॉजी मेदांता मूलचंद हार्ट सेंटर से। गौरतलब है कि 17 मई वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के रूप में मनाया जाता है। हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी, और डॉक्टर साहब ये तो हम सब जान गए हैं कि हार्ट डिजीज़ का मुख्य कारक है हाई बीपी। तो सबसे पहले यही बताइए कि ब्लड प्रेशर कैसे हम डायग्नोस करें, और ये इतना कठिन क्यों है, क्योंकि आज तो हर घर परिवार में मशीन उपलब्ध है। जी हाई ब्लड प्रेशर मोटे तौर पर एडल्ट्स में, यानी जो बड़े लोग हैं 18 साल के ऊपर हैं, उनमें हम ये मानते हैं कि अगर आपका ब्लड प्रेशर 130 के ऊपर है, ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, और नीचे वाला ब्लड प्रेशर अगर 90 के ऊपर है, तो उसको हम हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर मानते हैं। जो उससे कम उम्र के हैं, बच्चे हैं या एडोलेसेंट्स हैं, उनके लिए स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स होती हैं जो कि फिक्स्ड नहीं है। वो उनकी आयु के अनुसार मापदंड होते हैं जिनके बेसिस पे उनको हाई ब्लड प्रेशर होना या ना होना कहा जाता है। अब आपने कहा कि ऐसा क्यों है कि बावजूद इसके कि बहुत सी मशीन्स अवेलेबल हैं, ये हम लोगों के लिए कहना आसान है, लेकिन जब आप इसको पॉपुलेशन के बेसिस पे, यानी हमारी पूरी जनसंख्या में कितने लोगों के पास इस प्रकार की मशीन होती हैं, और यदि होती भी हैं तो कितना फ्रीक्वेंटली हम लोग अपना ब्लड प्रेशर मापते हैं, ये एक बहुत ही जैसे मैं कहूँ कि हमारा दिल दुखाने वाली बात होगी कि बहुत ही कम लोग अगर मशीन है भी तो उसका प्रयोग नहीं करते, करते भी हैं तो उस पर एक्शन नहीं लेते। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। एक्चुअली अगर हम ये देखेंगे कि इंडिया की कितनी लार्ज पॉपुलेशन है, तो आज की डेट में जो इंडिया है वर्ल्ड कैपिटल ऑफ हाइपरटेंशन बनता जा रहा है। हमारी कंट्री में नियरली 220 मिलियन पीपल है जो हाइपरटेंशन से ग्रस्त है। 22 करोड़। यस, और ये नियरली पॉपुलेशन 29.8% होता है। और अगर हम देखें कि हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा होने के बावजूद हमारी कंट्री में प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो इस पर रूल ऑफ हाफ सप्लाई होता है। जितने लोगों को हाइपरटेंशन है उसमें से आधे लोग ही डायग्नोज हो पाते हैं, जैसे सर ने बताया कि चेकिंग नहीं होती है, वो नहीं करते। जितने लोग डायग्नोज होते हैं उसमें से आधे लोग ट्रीट होते हैं, यानी 50% गेट गॉट ट्रीटमेंट। जितने लोग ट्रीट होते हैं उसमें से 50% का ट्रीटमेंट कंटिन्यू नहीं होता है, और जो कंटिन्यू होता है उसमें से 50% का ट्रीटमेंट वो उस रेंज में नहीं आता जो डिजायरेबल है। तो अल्टीमेटली ओनली 12% ऑफ द पॉपुलेशन विद हाइपरटेंशन हैव देयर बीपी अंडर कंट्रोल। तो अब समय है कि हम सचेत हो जाएं, अलर्ट हो जाएं, अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचें, दिल के बारे में सोचें। अगर आपका हार्ट डिजीज से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप तुरंत कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए, 011-2309-7532। 011-2309-7532, इस पर आप फ़ोन कर सकते हैं। तो डॉक्टर संदीप बंसल, अगर हाई बीपी के केसेस बहुत हैं, इसका असर हमारे हार्ट पर क्या पड़ता है? देखिए, हार्ट पर और हमारे शरीर पर कई प्रकार से असर पड़ता है। हाइपरटेंशन का जो सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे मजबूत कोरिलेशन है वो स्ट्रोक से माना जाता है। यानी किसी को अधरंग हो जाए, किसी को फालिज हो जाए, उसके लिए जो है ब्लड प्रेशर सबसे महत्वपूर्ण। तो स्ट्रोक मतलब ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन कहीं स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक के कारण ही पैरालिसिस होते हैं। यानी किसी का आमतौर पे हम कहते हैं लेफ्ट मिडिल सेरेब्रल आर्टरी स्ट्रोक, यानी किसी का सीधे हाथ सीधा पैर नहीं काम कर रहा, बोलने की शक्ति चली जाती है, कई बार ब्लैडर पे कंट्रोल नहीं रहता, आप पेशाब नहीं ठीक से कर सकते, स्वॉलो खाना निगल नहीं सकते। तो ये स्ट्रोक सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है। उसके बाद हृदय आघात यानी हार्ट अटैक्स होना, वो दूसरी नंबर पर है। तीसरे इसके कारण किडनीज़ पे बहुत
अफेक्ट पड़ता है, यानी जिसे हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं। उसके अलावा चौथा रेटिना पे, यानी हमारी दृष्टि पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। और सबसे जो घातक चीज़ ये कि हार्ट हाइपरटेंशन जो है हार्ट फेलियर का, यानी हमारा दिल जो है उसकी सिकुड़ने की शक्ति धीरे धीरे कम होती जाती है और हार्ट फेलियर की स्थिति आ जाती है। लुधियाना से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार रोहित जी, अपना सवाल पूछिए। जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो उसका उनका हमें इनिशियली क्या सिम्टम नजर आएगा? उनको हार्ट अटैक आया और एक सवाल और था कि हमें इमीडिएट उसको सीपीआर देने की कोशिश करनी चाहिए या हमें वी शुड इमीडिएटली रश टू द हॉस्पिटल? और एक साइलेंट अटैक क्या होता है, अगर ये बता सकें। जी देखिए, जब भी आप किसी को पेशेंट को हार्ट अटैक आएगा तो उसको एंजाइना लाइक सिम्टम्स होते हैं। उसमें क्या होगा कि आपको लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट में पेन हो सकता है, प्रेशर आ सकता है, बर्निंग हो सकती है। ये आपको एपिगेस्ट्रियम में भी हो सकता है, पेन आपको लेफ्ट अपर आर्म में रेडिएट कर सकता है, लोअर जॉ तक जा सकता है। साथ में आपको पसीना आ सकता है, सांस फूल सकता है, घबराहट हो सकती है। तो ऐसे में तुरंत आपको नियरेस्ट सेंटर में जाना है। घर में सॉर्बिट्रेट है, एस्प्रिन है, तो वो टैबलेट आप ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए नियरेस्ट सेंटर पहुंच जाएं। दूसरी चीज़ है कि सीपीआर हर पेशेंट में ज़रूरत नहीं होती है। दो चीज़ों में डिफरेंस करना बहुत ज़रूरी है, एक कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक। जो हार्ट अटैक है वो एक वेस्कुलर फिनोमिना है, जिसमें आपकी आर्टरीज में क्लॉट बनने से आपको हार्ट अटैक आता है। जो कार्डियक अरेस्ट है वो एक इलेक्ट्रिकल फिनोमिना है, उसमें आपका हृदय रुक जाता है। लेकिन जो 90% कॉज है आपका कार्डियक अरेस्ट का वो हार्ट अटैक ही होता है। तो हार्ट अटैक में कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन सीपीआर नहीं देना है। कार्डियक अरेस्ट है, जैसे कि आपने देखा कोई गिर गया है और उसमें आप देखते हैं कोई एक्टिविटी नहीं है, तो आपको देखना है कि उसका रिस्पांस है या नहीं है। तो आप 3 तरीके से कर सकते हैं, शाउट, टच, शाउट। तो पूछिए कि आप ठीक हैं, टच करके देखिए, अगर नहीं लगता रिस्पांस है तो फ्लैट सरफेस पे लेटाना है उसको। फिर आपको आजकल कहा जाता है कि ओनली कार्डियक सर्कुलेशन इज सफिशिएंट फॉर इनिशियल रिससिटेशन। तो आपको कुछ नहीं करना, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ मिडल ऑफ द चेस्ट में हाथ रख के कंप्रेशन देना है, अपना हाथ को टाइट रखना है, elbow should be straight, pressure should come from shoulder, and you give continuous at least 100 to 120 times per minute। और ये साइकिल आपको 2 मिनट्स तक देती रहनी है। उसके बाद रिस्पांस चेक करना है और आपको किसी को हेल्प लेने के लिए बोल सकते हैं कि ताकि एम्बुलेंस आ जाए कोई और आपके पास हेल्प आ जाए। जी, एक और कॉलर दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। मैम, मैं 47 ईयर ओल्ड हूँ और जो नियमित रूप से व्यायाम होता है, मेडिटेशन होता है, बाहर की चीजों को ना खाना, ऑयल, बाकी सारी चीजों को इसके अलग रखना, इसके अलावा और क्या हम अपने आप को बेहतर करने के लिए रख सकते हैं? जी, हाई ब्लड प्रेशर ना हो इसके लिए अपना वज़न सही रखें, रेगुलर नियमित रूप से व्यायाम करें, जिसमें सबसे इफ़ेक्टिव चलना है। वॉकिंग इज़ परहैप्स द बेस्ट एक्सरसाइज। अपने खान पान में नमक का प्रयोग नियमित रखें। हम मोटे तौर पर कहते हैं APC, अचार पापड़ चटनी, जिनमें अधिक नमक है। ज़बान को वो बहुत स्वाद लगते हैं, लेकिन इनका नियमित उपयोग ना करें, कम से कम या कम इनका उपयोग करें। आपके खाने में वसा की मात्रा भी यदि कम हो तो कोलेस्टेरॉल की, फैट्स की मात्रा कम हो, वो भी एक अच्छा चीज़ होती है। फल और सब्ज़ी, ये देखा गया है कि यदि हम फल और सब्ज़ी अधिक खाते हैं, विशेष रूप से फल, तो उनके उपयोग से भी हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। अभी रिसेंट एक डिबेट जो हमारे आम लोगों में रहता है कि क्या सोडियम ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये भी देखा गया है कि यदि हम ऐसा खाना खाते हैं जिसमें पोटेशियम ज़्यादा है तो वो भी अपने आप में ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। यानी सोडियम अधिक खाना तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन अगर हम ज़्यादा पोटेशियम खाते हैं उससे भी हमें मदद मिलती है। जी डॉक्टर तरुण, कैसे पता लगाए हमारा दिल सही से काम कर रहा है, स्वस्थ है कि नहीं? देखिए, आपको कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं अगर आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं तो। अगर सिम्टम्स नहीं भी है तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको ईयरली अपने रेगुलर फिजिकल टेस्ट करवाने हैं। अगर एक आप 35 एज के ऊपर है तो अपना ECG, इको TMT भी आप करवा सकते हैं। ये आपको अपने माइनर सिम्टम्स पे भी ध्यान रखना है, जैसे वॉक कर रहे हैं, ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हैं, आपको चेस्ट डिस्कम्फर्ट आता है, घबराहट होती है, थकान महसूस होती है, तो भी आपको तुरंत जाके
चेकअप करवाना चाहिए। जैसे कि इससे पहले था कि हाइपरटेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक प्लान आता है डैश ईटिंग प्लान, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। इसमें क्या करना है कि आपको सॉल्ट इंटेक कम रखना है, पोटेशियम सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं, पोटेशियम रिच डाइट ले सकते हैं, आपको फ्रूट्स वेजिटेबल ज़्यादा लेने हैं, आपको ग्रेन्स ज़्यादा लेनी है, सब्सटेंस अब्यूज नहीं करना है आपको, अल्कोहल को लिमिट रखना है, 2 पैक्स फॉर मेल्स 1 फॉर फीमेल्स, स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी है आपको, वेट मैनेजमेंट करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है एंड डेली वॉकिंग करनी है एटलीस्ट 30 मिनट्स ए डे। और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भावना बहुत ज़रूरी है कि हम खुश रहें और हंसी मजाक भी थोड़ा करें। बिल्कुल, और हंसी मजाक हम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, पहले उनका कॉल ले लेते हैं। डॉक्टर प्रदीप साहू, नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी गुड मॉर्निंग, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ऐसा कुछ मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं आपके फील्ड के, उन लोगों का ऐसा एक राय है कि जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल है उसका जो रिमोट है वो किडनी के पास होता है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? किडनी ब्लड प्रेशर कंट्रोल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनफैक्ट हम ये भी पाते हैं कि जब किडनीज फेल होने लगती हैं, यानी जैसे हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं, तो ये सबसे डिफ़िकल्ट टू मैनेज हाइपरटेंशन पेशेंट्स होते हैं। तो किडनी का बिल्कुल जैसा इन्होंने कहा बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है ब्लड प्रेशर में, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में, क्योंकि किडनीज़ के द्वारा ही हमारे शरीर का जो एक्सेस वाटर है यानी पानी और उसके साथ साथ जो सॉल्ट्स हैं सोडियम और कुछ हद तक पोटेशियम, वो किडनी के कारण। तो डॉक्टर तरुण ये बताइए, अब जब किसी को हाई बीपी हो गया तो दवाई कौन सी लेनी पड़ती है और यहाँ पर क्या कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन लेना ज़रूरी है? एक्चुअली पहले तो ये देखा जाए कि उसको मेडिसिन की ज़रूरत भी है नहीं। लोगों को ये धारणा पहले तो है कि उनको हाइपरटेंशन होगा तो सिम्टम्स आएंगे, ऐसा नहीं होता है। 90% पेशेंट ऑफ हाइपरटेंशन आर एसिम्प्टोमेटिक। दूसरी गलत धारणा है कि अगर बीपी आपको स्टार्ट हो गया तो आपको मेडिसिन तुरंत लेनी स्टार्ट करनी है। इनिशियल रेंज में, प्री हाइपरटेंशन में, स्टेज हाइपरटेंशन में, तो डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का बड़ा रोल आता है। ड्रग्स उसके बाद आती हैं। दूसरी धारणा है कि एक बार ड्रग्स आपने ली, बीपी कंट्रोल हो गया, ड्रग्स बंद कर दें क्योंकि ड्रग्स के साइड इफेक्ट ज़्यादा होने के चांसेस है। नहीं, अगर बीपी कंट्रोल हो गया मेडिसिन लेने के बाद भी आपको मेडिसिन लेते रहना है, क्योंकि ड्रग्स नहीं लेने के ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, ना कि ड्रग लेने के बाद। जी डॉक्टर, अगर कोई ईसीजी करवाता है, उसकी रिपोर्ट ठीक आती है, तो कब है कि उसको दोबारा से वो टेस्ट कराना है? ऐसा कोई विशेष रिकमेंडेशंस नहीं हैं, पर मोटे तौर पर ये माना जाता है कि यदि आप 30 वर्ष के ऊपर हैं तो 5 और आपको कोई सिम्टम्स नहीं है। देखिए, हेल्थ को, हार्ट हेल्थ को जब आप एक जनसंख्या, मैं सरकारी डॉक्टर हूँ और हम लोग सरकार की दृष्टि से जब देखते हैं तो यदि आपका ब्लड शुगर ठीक है, अगर आपका ब्लड प्रेशर ठीक है, आपका वज़न अधिक नहीं है, आप कुछ हद तक रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो वो, और चौथे, हाँ, आपका कोलेस्टेरॉल अगर ठीक है, तो यानी ये चीज़ें अगर आपकी सही हैं तो आप मोटे तौर पर सही हैं। डॉक्टर साहब, ईसीजी यदि आप कराते भी हैं तो 5 वर्ष में एक बार या जब आपको कोई तकलीफ हो। डॉक्टर साहब, मैं दवाई वाले पे चाह रहा था, वो क्वेश्चन अधूरा रह गया। ये कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन का क्या मतलब है? कॉम्बिनेशन, देखिए ऐसा है कि ये देखा गया है कि जिन लोगों में ब्लड प्रेशर के लिए दवा शुरू की जाती है उसमें 3/4 से लेकर और 80% लोगों तक, यानी 75 to 80% लोगों में एक दवा से ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होते। क्योंकि हम कहते हैं हाइपरटेंशन जो है वो अकेला नहीं आता। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में हाइपरटेंशन के साथ मोटापा आ गया, हार्ट प्रॉब्लम आ गई, डायबिटीज़ आ गई, और लोगों को जो चीज़ें होती हैं, कोई स्मोक करता है, कोई अल्कोहल लेता है, तो ये सारी जो कॉम्बिनेशंस हैं ये आती हैं। इसलिए पॉपुलेशन के परिप्रेक्ष्य में ये देखा गया है कि कम से कम 75 to 80% लोगों को कम से कम 2 दवा चाहिए होती है। और इसलिए कॉम्बिनेशंस देने से एक तो ये कि मरीज को दवा लेना आसान हो जाता है, उसकी कीमत दवा की कम हो जाती है, और उनके साइड इफेक्ट्स भी, क्योंकि 2 दवा जब इकट्ठी काम करती हैं तो उनके साइड इफेक्ट्स भी कम होते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। करुणा जी, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। जी हाँ, मैं करुणा बोल रही हूँ
जयपुर से। जी। मेरी जो डॉटर इन लॉ है, मतलब मेरी जो बहू है, उसका जो बीपी है, ब्लड प्रेशर, वो ऊपर वाला तो मतलब करीब 130 के रह जाता है, लेकिन जो नीचे वाला है वो 90 से 100 के बीच में रहता है। तो हमने काफी दिखाया था, टेस्ट वगैरह भी कराए थे, तो टेस्ट तो नॉर्मल आए थे, लेकिन उसके सिर में दर्द रहता है, सिर में दर्द रहता है। तो उन्होंने काफी डिस्कशन के बाद में उसके टैबलेट बिजोप्रोलॉल 5 मिलीग्राम शुरू करी है। तो अब उसके सिर में दर्द तो ठीक रहता है, लेकिन जैसे वो आगे प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं और आगे क्या रहेगा उसका। जी डॉक्टर तरुण, वो थोड़ा एक्चुअली जो एज इनकी है बहू की, मे बी शी अराउंड 30, तो यंग एज में हमें देखना चाहिए कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन तो नहीं है, क्योंकि 95% तो प्राइमरी या इसेंशियल हाइपरटेंशन होती है जो एक एज के बाद आती है, लेकिन जो यंग एज में हाइपरटेंशन आती है उसमें सेकेंडरी हाइपरटेंशन के कॉज हमें रूल आउट करने चाहिए, जैसे किडनी डिजीज सर ने बताया, थायराइड प्रॉब्लम, ओवरवेट, फिजिकल इनएक्टिविटी, या कुछ और सप्लीमेंट्स तो नहीं ले रहे हैं ओसीपीज वगैरह। तो पहले ये देखना पड़ेगा कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन तो नहीं है, कहीं हम उसको ट्रीट तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले बीपी एडिक्वेटली कंट्रोल होना चाहिए और ऐसी मेडिकेशंस आपको लेनी चाहिए जो चाइल्ड के लिए सेफ हो। जी डॉक्टर, क्या खुश रहने से बीपी कंट्रोल रहता है? बिल्कुल रहता है, बिल्कुल रहता है। जो लोग क्रोध अधिक करते हैं उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो इसी बात पर फिर अपना ब्लड प्रेशर और अपने व्यूअर्स का ब्लड प्रेशर थोड़ा सा लेवल पर लाएं। जी। तो एक किस्सा मैं सुनाती हूँ ईसीजी को लेकर। एक बार एक व्यक्ति अपने दोस्त से पूछता है कि ये ईसीजी क्या होता है, तो दूसरा दोस्त कहता है ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये एक ऐसी मशीन है जो बताती है कि दिल कैसे धड़कता है। शुक्र है ये नहीं बताती कि दिल किसके लिए धड़कता है। अगर ऐसा होता तो शायद कार्डियोलॉजिस्ट की बजाय कुछ लोगों को ऑर्थोपेडिक के पास जाना पड़ता। बट डॉक्टर संदीप, क्योंकि आजकल एंजियोप्लास्टी भी काफ़ी होती है, हम कहते हैं कि अगर ब्लॉकेज हुई तो स्टेंट डाल दो। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति में 1 या 2 स्टेंट पड़ गए, तो उसके बाद उसे कौन सी दवाई लेनी है? तब भी बहुत ज़रूरी है कि वो अपना बीपी ठीक से नियंत्रित रखे। श्योर, ब्लड प्रेशर को उस परिस्थिति में भी नियंत्रित रखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो यदि किसी की एंजियोप्लास्टी हुई है और स्टेंट डला है, उसमें 2 दवा बहुत बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो जिन्हें हम ब्लड थिनर्स कहते हैं या एंटी प्लेटलेट एजेंट्स कहते हैं। आम तौर पर एंजियोप्लास्टी होने के 1 साल बाद तक 2 ब्लड थिनर्स या 2 एंटी प्लेटलेट एजेंट्स दिए जाते हैं, और उसके 1 साल के बाद जब वो एक स्टेबल फेज़ में आ जाता है तो 1 एंटी प्लेटलेट पूरी ज़िंदगी मरीज़ को लेने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा कोलेस्टेरॉल लोअरिंग मेडिसिन्स, यानी वो दवाएं जिनसे आपका ब्लड कोलेस्टेरॉल कंट्रोल हो। कई बार हम लोग कहते हैं कि हम लैब रिपोर्ट देखते हैं, हाँ जी ये नॉर्मल रेंज है। जो नॉर्मल रेंज है वो एक सामान्य पॉपुलेशन के अनुसार बताई जाती है। यदि उस रेंज में भी आपको हार्ट अटैक हुआ है तो या आपको एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत पड़ी है, तो इसका मतलब वो रेंज आपके लिए हाई है और उसको भी आपको कम करना है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर की दवा, और जो एक मैडम ने कहा बिसोप्रोलॉल जैसी दवा जिसको बीटा ब्लॉकर्स कहते हैं, वो भी ऐसे मरीजों में देनी ज़रूरी है। जी डॉक्टर तरुण, अगर हम प्रेग्नेंट लेडीज़ की बात करें तो प्रेगनेंसी में क्या एहतियात उनको बरतनी चाहिए कि फीटस के हार्ट पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े? आजकल देखा गया कि फीमेल्स में स्मोकिंग का चलन काफ़ी बढ़ गया है, तो फीमेल्स को स्मोकिंग नहीं करनी है। अगर आपको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, उसे कंट्रोल करके रखने की ज़रूरत है। प्रेगनेंसी सेफ मेडिसिन लेनी है, आपको वॉकिंग करनी है, अपना डाइट का ध्यान रखना है कि आप हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट ना लें, शुगर एडिक्वेटली कंट्रोल रखें, जो रेगुलर विजिट्स बताई जाती हैं उसके अनुसार आप फॉलोअप करें। जी डॉक्टर तरुण ग्वालियर चलते हैं। हेलो, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। अरे हमारा जो है जी मैडम, हमारा जी 163 नीचे 93 जी 93। ओके, इनका बीपी फ्लक्चुएट करता है 133 बाय 90 या 93 ऐसा उन्होंने बोला, तो लगभग सामान्य है। तो लगभग सामान्य है। ऐसे में जैसा डॉक्टर तरुण ने बताया, इमीडिएटली हम लोग ड्रग्स नहीं शुरू करते हैं और हम ये कहते हैं कि आप लगभग 3 से 6 महीने अपनी डाइट को कंट्रोल कीजिए, वॉकिंग कीजिए कम से कम आधा घंटा, योग कीजिए,
प्रसन्नचित्त रहिए, अपने खान पान पर काबू रखिए। यदि इसके बावजूद आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रित नहीं रहता तो दवा खाने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा हम लोग कहते हैं कि हाँ, अगर आपको ये ब्लड प्रेशर है और टारगेट ऑर्गन डैमेज है, टारगेट ऑर्गन डैमेज जैसा मैंने कहा, आपका आई स्पेशलिस्ट कहता है कि आपकी आँखों में ब्लड प्रेशर के चेंजेस हैं, आपकी किडनी में दुष्प्रभाव हो रहा है, यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, या आपकी इकोकार्डियोग्राफी में ये पाया जाता है कि आपके हार्ट में ब्लड प्रेशर के कारण चेंजेस आ रहे हैं, तो उन लोगों को भी इस ब्लड प्रेशर पर दवा खानी चाहिए। डॉक्टर तरुण, चलते चलते जैसे आपने कहा वो आंकड़े 22 करोड़ और उसके फिर आधे उसके आधे जिसका कंट्रोल है, तो जैसे थीम है इस बार वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे की कि मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्ग। यस, क्या करें हम आने वाले समय में? सी, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। आपको अपना लाइफस्टाइल ठीक रखना है। जैसे हमारे आइडल कौन है? मोदी जी हैं, सब लोगों के फिटनेस फ्रीक हैं, फिट हैं, तो आपको योगा करना है, मेडिटेशन करनी है, वेट कंट्रोल करना है, वॉकिंग करनी है, एक्सरसाइज करनी है, सॉल्ट इंटेक कम रखना है। एक छोटी चम्मच होती है 5 ग्राम की, जो रिकमेंडेड है वो 2.3 ग्राम्स है नॉर्मल लोगों के लिए, तो उसकी आधी चम्मच नॉर्मल लोग ले सकते हैं। जो लेकिन हाइपरटेंसिव पेशेंट है उनको 1.5 ग्राम लेना है, तो उससे भी एक चौथाई। डॉक्टर साहब क्या बताया था आपने? अचार अचार पापड़ और चटनी, अचार पापड़ चटनी थोड़ा नियंत्रित करें तो आपका बीपी ठीक रहेगा, और बीपी ठीक है तो फिर हार्ट की बीमारियां भी कम हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर संदीप, डॉक्टर तरुण फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच।